स्किल डेवलपमेंट मेक इन इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान, और इस अभियान में अलग अलग जो हमारे अदारे हैं वो अपना योगदान डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ शिक्षक जो संस्थान हैं वो क्या क्या योगदान डाल रहे हैं और किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम इस जो विश्व गुरु भारत के रास्ते में चल रहे हैं उसमें किस तरह विजय प्राप्त करें। क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि भारत उस शिखर तक पहुंचेगा जिस शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। और आज हम इस मंच पे बात करेंगे इस प्रोग्राम में चंडीगढ़ दूरदर्शन की ओर से आमंत्रित किए गए उन मेहमानों के साथ। हमारे आज के जो पहले मेहमान होंगे वो गौरव सिंह जी होंगे जो FDDI रिटेल डिपार्टमेंट से हैं। दूसरे हमारे आज के प्रवक्ता होंगे श्री रितेश रजक जी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से हैं FDDI से, और तीसरे हैं दीपक शर्मा जी जो कि फैशन डिज़ाइनिंग फैकल्टी से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही कुछ विद्यार्थी जो हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं वो आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं, जो प्रश्न करेंगे इन सभी के साथ कि आखिर FDDI है क्या, FDDI का उद्देश्य क्या है, और किस तरह FDDI में शिक्षा लेके और इसके साथ साथ FDDI के साथ साथ जो और शिक्षा संस्थानों के जो और विद्यार्थी आए हैं वो पता करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट जो है उसके माध्यम से हम किस तरह अपनी आभा का, अपनी प्रतिभा का विस्तार कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है गौरव जी, आप FDDI के रिटेल डिपार्टमेंट से हैं और इसके साथ साथ आप कॉर्पोरेट को हैंडल कर रहे हैं जी। ये हमें बताइए कि FDDI है क्या बेसिकली, कब इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है FDDI का? जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया जी। और आपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया मैं रिटेल डिपार्टमेंट से हूँ। तो उद्देश्य ये था कि 1986 में, हालांकि प्लानिंग तो काफ़ी पहले से थी हमारी सरकार की, कि हमारा एक इम्बैलेंस था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जो कि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है। बिल्कुल सही है। और उस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास GDP में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। सरकार को लगा कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं तो क्यों ना उस दिशा में करें जहां पे हमारे पास स्किल्ड लेबर हो, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हमारे पास है, हमारे पास कैटल फार्मिंग है, हमारे पास और भी कई रॉ मटेरियल है। इन सबको एक जगह रख के ऑर्गेनाइज करके अगर हम अपने बच्चों को स्किलफुल बना देते हैं तो आगे जाके वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो कंपनीज आई हैं उन कंपनीज में अपने लिए रोजगार खोज सकते हैं। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो आभा प्रतिभा है, जो हमारे भारत की लोगों की जो एक टैलेंट है जिसको हम बोलते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट की हम लोगों ने शुरुआत की है। जी। और मेन इसका क्या आपको नतीजा क्या नजर आ रहा है इसमें? सर, नतीजा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा भी एक संस्था है, हमारी भी एक संस्था है। उसमें सन 86 से धीरे धीरे कोर्सेज ऐड होते गए। कोर्स ऐड होने का मतलब ही यही था कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे पास बाहर की कंपनीज आई तो उसके बाद उनकी डिमांड बढ़ी कि हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। अब इंडिया का सबसे बड़ा जो, हमारे भारत का सबसे बड़ी जो ताकत है वो है हमारी पॉपुलेशन। अगर उस पॉपुलेशन को चैनलाइज कर दिया जाए कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स देके, तो वो बहुत बड़ा एक हम केटर कर सकते हैं आने वाली कंपनीज को, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की हम सप्लाई दे सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहूँगा, रितेश जी, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो FDDI के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन के एक हिस्से को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पे। आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या योगदान डाल रहा है आपका डिपार्टमेंट? सर, सबसे पहली बात तो हमें यह तय करना है कि जो लक्ष्य हमें दिया गया है या जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है एक संस्था के तौर पे अपने लिए, हम उसको कैसे आसानी से और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। मसलन कि अधिकतर ये सोचा जाता है कि शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य ये है कि वो केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करें और हो सके जहां तक उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवा के दें। हमारी संस्था या हमारे जैसी और जो नई संस्थाएं, उनका उद्देश्य केवल इतना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत
जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हमारा प्रयास ये है कि हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से ऐसे तैयार करें कि वो न केवल अपने लिए रोजगार पैदा कर पाए, बल्कि यदि सरकार से उनको मदद मिलती है या सहायता मिलती है या वो स्वयं से अपना ऐसा कोई संसाधन बनाना चाहते हैं जो दूसरों को रोजगार प्रदान करवा सके। दीपक शर्मा जी, आप हैं फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से, इसी इंस्टीट्यूट से। मैं जी आपसे एक प्रश्न यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें नेचुरली हम अलग अलग चीज़ों को जब पेश करेंगे तो उसके डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं हम लोगों को। आपका डिपार्टमेंट इसमें कहाँ तक जा रहा है और क्या नए नए आयाम दे रहे हैं आप विद्यार्थियों को इसमें? जैसे कि अगर हम बात करें डिज़ाइन डिपार्टमेंट की पर्टिकुलरली, तो हमारे संस्थान में हम उनको डिज़ाइनिंग सिखाते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जिसमें सिर्फ अपैरल या कपड़े ही नहीं, जूते हो गए, एक्सेसरीज हो गई, सब चीज़ों की उनको डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। जैसे जो भी हमने पहना हुआ है, जैसे अभी मैंने शर्ट पहना हुआ है, ट्राउज़र पहना हुआ है, शूज़ पहने हुए हैं या आपने पहने हुए हैं, ये सब एक जगह डिज़ाइन होते हैं। पहले ये सारा सेक्टर था अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे जो ज़्यादा परदादा करते थे बच्चे भी वही करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो शिफ्ट होता रहता था। बट अब जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इस डिज़ाइनिंग को भी डिफरेंट स्टेप में किया जाना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कॉस्ट फैक्टर, जैसे कि किस एरिया में उस प्रोडक्ट को बेचना है, और डिज़ाइनिंग करते हुए अब हमारे पास वैरायटी आने लग गई। पहले हम सिर्फ कॉटन पे काम करते थे, जैसे आजकल हम पॉलिस्टर पे बहुत काम करते हैं। इन डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि हम सेम टेक्निक सब में यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हम उनको पर्टिकुलरली बताते हैं जितनी वैरायटी है हमारे पास, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे शूज़ में, लेदर्स में हो, किस पर्टिकुलर कपड़े पे, किस पर्टिकुलर लेदर पे किस टाइप का स्टिच होगा, कौन सी मशीन उस पर काम करेगी और कौन सी टेक्निक से अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, विद्यार्थियों के पास चलते हैं, पूछते हैं विद्यार्थियों से कि उनके क्या क्या प्रश्न हैं। और मेरा ख्याल है सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करेगा अपना? नमस्कार सर, मेरा नाम निशीत है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विचार है मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और मैं खुद का व्यवसाय करना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट मेरी कैसे मदद कर सकता है, मेरी स्किल्स डेवलपमेंट करने में या व्यवसाय कोई भी खोलने में कैसे मदद कर सकता है? आई थिंक ये सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा ये सवाल। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। लुक, अभी जब से धीरे धीरे नीतियां और बनने लगी हैं, रोजगार परक नीतियां बनने लगी हैं। पहले आप थोड़ा पहले के समय पे जाएंगे तो एक बात ये होती थी कि हम पढ़ ले रहे हैं और फिर हम सीधे नौकरी की तलाश में लग जा रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे सभी संस्थानों में अध्यापन कार्य को रोजगार परक बनाया जाने लगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और आसानी से रोजगार के साधन उपलब्ध करा सके। आपने जो सवाल पूछा है कि हमें इंस्टीट्यूट कैसे मदद कर रहा है, एफडीडीआई न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में जैसे इथोपिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे नए उद्योग धंधे सेटअप करने में कंसल्टेंसी लगातार दे रहा है। ठीक, तो जब हम अपने स्टूडेंट की बात करेंगे या अपने लोगों की बात करेंगे तो हम वो कंसल्टेंसी अपने बच्चों को भी उपलब्ध करा रहे हैं कि वो कैसे अपना नया रोजगार तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और भारत सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो लोगों को या यहाँ के नौजवानों को अपना रोजगार बनाने में, अपना उद्योग लगाने में, अपना बिजनेस करने में बहुत सहायता कर रही है। मुद्रा योजना है, आपने नाम सुना होगा। एमएसएमई के थ्रू भारत सरकार की ऐसी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। ये एमएसएमई आपने भी नाम लिया, ये एमएसएमई क्या है? ये सर, एमएसएमई जो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही है, जो कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है कि उनकी क्या परेशानियां हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं लोग, उनको और कैसे स्किल दी जा सकती है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम किसी भी रैंडम व्यक्ति को पकड़ें, उसको अपने रोजगार में लगाएं और फिर धीरे धीरे वो काम करते करते काम सीखता रहे। एक तरीका तो ये है। वो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन एक बंदा जो कि कुछ सीख के आया है उस काम के बारे में, उस उद्योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, जब वो काम करना चालू करेगा तो वो बहुत जल्दी उस काम को पिकअप करेगा और बहुत सफाई से अपने उस काम को अंजाम दे पाएगा। एक और प्रश्न है, मैं चाह रहा हूं कि कौन और कोई विद्यार्थी अपना जो प्रश्न पूछना चाहे इसमें। हाँ जी, आप इनको माइक दीजिए। जी, आप खड़े के बताइए। सर, मेरा नाम सिमरदीप सिंह है। आपका नाम? सिमरदीप सिंह है। सिमरदीप सिंह जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ
जी सर जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, तो सर मेरे को एक ये भी क्वेश्चन, जैसे सर ने बताया एमएसएमई सेक्टर के अंदर बहुत वो दिया जा रहा है, सबको सहयोग दिया जा रहा है, तो मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे लोगों को अब आने वाली जनरेशन जो है उनका बहुत मन है कि हम अपना बिजनेस करें और अपना एक स्टार्टअप खोलें, तो उस स्टार्टअप के अंदर क्या सरकार हमें हेल्प कर सकती है उस चीज़ के अंदर, कैसे हमें लो इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल सके, या क्या हमें फंडिंग मिल सकती है उसमें? ये सीधा प्रश्न जाता है गौरव जी के पास, क्योंकि गौरव जी कॉर्पोरेट को भी देख रहे हैं, गौरव जी रिटेल को भी देखते हैं। गौरव जी बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये जो विद्यार्थी हैं इन्होंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है तो वो आत्मनिर्भर भारत अभियान में कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ वो जब इस छोटे उद्योग की शुरुआत करेंगे तो नेचुरली सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैंने जो सामान बनाया है उस सामान को बेचना कहाँ पे है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचना, मार्केट में लेके आना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। और आइए सुनते हैं गौरव जी इसके बारे में क्या कहेंगे बच्चों के लिए। तो मुझे 2 सवालों के उत्तर देने हैं बेसिकली, एक आपका, एक सिमरदीप जी। तो सबसे पहले सिमरदीप मैं आपको बता दूं कि रितेश सर ने आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं कि एमएसएमई के थ्रू गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट दे रही है। उसमें आपको कंसल्टेंसी भी मिलती है, कुछ हद तक फंडिंग भी की जाती है, ठीक है ना। बेसिकली जो इंक्यूबेशन हम कहते हैं, क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना उसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। उस रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट की संस्थाएं काम करती हैं, उसमें से एक हमारी संस्था भी है। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जब आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी, जब हम आपको ये बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा अच्छा टारगेट मार्केट आपको कहां मिल सकता है, जहां आप प्रोडक्शन भी करें, आपकी डिमांड भी हो, तो इस तरह की कंसल्टेंसीज एफडीडी हमारा संस्थान तो आपको प्रोवाइड करता ही करता है। साथ में गवर्नमेंट, अब आपने पूछा लोन के लिए, तो लोन के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है मुद्रा लोन योजना। कहाँ जाएंगे बच्चे उसके लिए? अब मान लीजिए इन स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो मुद्रा लोन के लिए वो संपर्क इनके साथ करेंगे? सर हमारे बैंक्स हैं, बैंक्स सारे नेशनलाइज्ड हैं, अगर हम उनके थ्रू हम जाना चाहें तो हमें लोन प्रोवाइड हो सकता है। मान लीजिए इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रश्न आ जाता है कि अगर ये विद्यार्थी अपने सर्टिफिकेट्स को लेके उस मुद्रा लोन के लिए जाते हैं वो बैंक्स में, तो वहां पे वो अधिकारी उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट स्टेप इनका कहाँ, किसको अप्रोच करना होगा? सर हमारी सरकार फिलहाल उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है जी। और ट्रांसपेरेंसी की वजह से कोई भी ऐसा उपभोक्ता नहीं है जिसकी कोई शिकायत हो और वो शिकायत खत्म ना की जाए। कम से कम मैं तो ये देख रहा हूं अपने सामने। नहीं, वो संपर्क किसके साथ करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए कोई भटका है, किसी की फाइल रुकी हुई है, किसी को कोई पोस्टपोन किया जाता है कि कल आना परसों आना, तो उस टाइम में एक स्किल्ड जो होता है स्टूडेंट, उसको दिक्कत आती है। उसका वो प्रश्न ये है कि वो अप्रोच किसको करे ताकि वो जो चीज लेके डिपार्टमेंट में गया है उसको उसका एकदम सही रास्ता मिले, किस अधिकारी के साथ संपर्क करे वो? तो उसके लिए सर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फोरम्स ओपन किए हैं जी। जैसे कस्टमर, अब तो ऑनलाइन कस्टमर सर्विस हमारे पास है। अगर आपकी कोई शिकायत है एज अ ग्राहक, तो आप जाके वहां पे शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल कहीं अटक रही है या आपको लोन मिलने में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद और बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेशंस के बाद ये एक बहुत बड़ा सिस्टम हमारे पास आया है कि अब चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं उस चीज को लेके कि अब मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ रही, या और भी कई सारी शिकायतें हो सकती हैं, जैसे भी हो सके। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही यही है कि हम आप जैसे नए विद्यार्थियों को सपोर्ट दें, चाहे वो फंड हो लोन के माध्यम से, चाहे वो कंसल्टेंसी हो। लोन में कोई शिकायत हो या कोई भी संस्था ठीक तरीके से नहीं काम कर रही है, उसके लिए प्रॉपर फोरम्स वेबसाइट पे दिए हुए हैं। एक यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है, मैं रितेश जी से बात करूंगा। रितेश जी, भारत की ज्यादातर जो जनता है वो गांव में रहती है, और आज आप देखिए कि सड़कों के निर्माण की वजह से भारत ने बहुत तरक्की की है, मान लीजिए इस बात को मानते हैं। और प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के माध्यम से बहुत ज़्यादा अब तकरीबन हर गांव जुड़ चुका है शहर के साथ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि गांव के लोग पूरी तरह अप्रोच नहीं कर पाते,
और उनको दिक्कतें आती हैं या किसी तरह की को कमी रह जाती है, उन लोगों तक उनके तक पहुंचती नहीं है ये, तो गाँव के जो विद्यार्थी हैं या गाँव के जो लोग हैं जो आपके अदारों के साथ अन्य अदारों से शिक्षा ग्रहण करते हैं स्किल्ड मैनेजमेंट की, उनके लिए आप क्या कहेंगे, वो किस तरह की अप्रोच रख सकते हैं? सर यहाँ थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी और बढ़ाना चाहूँगा जी। ये बिल्कुल एक बहुत सही सवाल है कि शहर के बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम सहज उपलब्ध है, वो बहुत जल्दी आसानी से इंटरनेट के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू ऐसे संस्थानों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन गांव के बच्चे कई बार वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनके पास ऐसे संसाधन भी नहीं होते कि वो ऊंची शिक्षा, महंगी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो भारत सरकार के द्वारा ही हमारी संस्थान और ऐसे कई संस्थानों के सहयोग से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि बेसिकली गांव के बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के छोटे छोटे कोर्स हैं जो कई बार एकदम फ्री भी हैं, कुछ उसके लिए कुछ पैसे नहीं देने कुछ पड़ेंगे, पैसे नहीं देने होते, नॉमिनल फीस के, और हैं भी तो बहुत नॉमिनल फीस के। मान लीजिए कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी है वो 200-300 किलोमीटर दूरी से आता है तो उसको हॉस्टल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे मौके पे जो छोटे छोटे आपके स्मॉल कोर्सेज हैं वो जो पढ़ने के लिए वो एक विद्यार्थी किसी दूर गांव से आएगा तो उसके रहने का इंतजाम वो कौन करेगा? सरकार के द्वारा प्रायोजित ऐसे जितने भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं सर, उनमें ये सारी व्यवस्थाएं हैं। स्कॉलरशिप्स वगैरह, स्कॉलरशिप हमारे कई केंद्रों में, जो FDDI के दूसरे केंद्र हैं, हमारे हमारी संस्था के दूसरे केंद्र हैं, वहां पे ऐसे पाठ्यक्रम चलाए गए हैं और समय समय पर सरकार प्रायोजित ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ एक बात ये बहुत ध्यान देने वाली है कि जितने भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कर रही है और उसका संचालन भारत सरकार कर रही है, और खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसमें पूरी तरह शमूलियत है, उनकी छत्र छाया में ये कोर्सेज चल रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, अगर कोई विद्यार्थी उसको पढ़ना चाहता है तो स्कॉलरशिप्स और फ्री एजुकेशन उसमें स्कॉलरशिप के माध्यम से या कुछ और स्कीम्स होगी जिसके माध्यम से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपसे बात मैं जारी रखूंगा। अब मैं एक पूछूंगा आपसे, विद्यार्थी से, इनसे, कि आपका कोई प्रश्न हो इसके बारे में तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम दृष्टि है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब एक स्टूडेंट कॉलेज ढूंढता है तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि टीचर्स कैसे होंगे या किससे उनको नॉलेज मिलेगी। तो आपके यहाँ FDDI में फैकल्टीज़ की क्या क्वालिफिकेशन रहती है जनरल? मेरा ख्याल है कि अगर हम ये बात सीधी करेंगे कि अगर आप जैसे स्किल्ड मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं तो उसको बनाने के लिए किस तरह का डिज़ाइनर होना चाहिए, किस तरह का रिटेल होना चाहिए, किस तरह के टीचर का पढ़ाना और उनकी क्वालिफिकेशन किस तरह की, इस तरह का प्रश्न आप बात कर रहे हैं। जी सर, तो मेरा ख्याल है कि हम शुरुआत फिर फैशन डिजाइनिंग से कर लेते हैं, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग से फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिटेल में आ जाएंगे। जी आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक कोई भी बच्चा जब 12th करके आगे निकलता है या ग्रेजुएशन करके मास्टर के लिए जाता है, पहला उसका जो वो चीज़ देखता है वो तो कॉलेज देखता है कि कॉलेज कैसा है, ठीक है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, डेफिनेटली आप एकदम सही राह पे हैं, कि जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है। तो उसी चीज़ में अगर हम अपने संस्थान की बात करें, जैसे हम सारे जो हमारे कोर्सेज हैं वो बहुत ही आर्ट, कला, उससे रिलेटेड हैं। तो जितने भी फैकल्टीज़ अभी हमारे पास हमारी संस्था में हैं, उनके पास दोनों टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ खुद ही, जैसे मैंने अराउंड 4-5 साल इंडस्ट्री में काम किया है विद द डिज़ाइनर्स, चाहे मैंने बॉलीवुड मूवीज़ के लिए काम किया हो या एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए काम किया हो। उसके बाद मैंने 3-4 साल एक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाया भी है। तो जैसे मेरी एजुकेशन और मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से आपको, अगर आप किसी भी ऐसे कोर्स में इनरोल कर रहे हो जिसमें आपको कला, आर्ट, डिज़ाइन कुछ ऐसा देखना है, आपको ऐसी फैकल्टी देखनी चाहिए जिसके पास दोनों कैपेबिलिटीज हो। उसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि जैसे आप FDDI से संबंध रखते हैं गौरव जी, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, किसी विद्यार्थी ने इसका कोर्स करना है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन कैसे ले, उसका क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी एग्ज़ाम आने की डेट क्या है। तो मैं अब चाहता हूं कि आप यहाँ पे ये बताएं कि इसकी जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका किस तरह विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले सकता है। और दूसरी बात साथ ही मैं जोड़ूंगा कि जो आपने स्मॉल कोर्सेज बोले हैं, क्या समय समय पर उसकी एडमिशन्स होती हैं? मान लीजिए 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, उसके लिए भी 1 साल का वेट करना पड़ेगा, या उसको साथ साथ 3 महीने खत्म हुए फिर आप उसने उसको रिवाइज किया या आगे शुरू किया? इसके बारे में विस्तार से बताइए विद्यार्थियों को।
सबसे पहले तो जो दो तरह की एडमिशन्स हैं हमारे यहाँ, एक रेगुलर कोर्सेज के लिए है, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए है। तो रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन के लिए सबसे अच्छा जो एक प्रोसेस है हमारा, वो है कि सबसे पहले आपको हमारे यहाँ अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। हमारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आती है? न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आती है सर, और हमारी वेबसाइट पे भी है। और वहाँ से दिन कौन से होते हैं थोड़ा ये भी बता दीजिए। मई और जून, मई जून में, इन द मंथ ऑफ मई और जून। तो जनवरी से हमारे फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं बच्चे। यानी कि यहाँ पर ये है कि जनवरी के महीने में जो फॉर्म्स है FDDI बनूड़ में, जो कि फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके जो फॉर्म जनवरी फरवरी तक आ जाते हैं, और मई जून में वो जो फॉर्म्स हैं वो लास्ट डेट होती है शायद उनके भेजने की। ठीक है। उसके बाद जून लास्ट वीक में हमारा एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया स्टैंडर्ड टेस्ट, AIST। उसके कट ऑफ के बेसिस पे हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली कितनी सीट्स होती हैं इसमें रितेश जी? सर जैसे टोटल जो सीटों का बंटवारा है वो हर साल कोर्सेज के हिसाब से और उनके रुझान के हिसाब से बदलता है। जैसे इस बार गौरव सर शायद इस बार 350 सीट्स थी हमारे पास जो एडमिशन्स में आई थी। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बातचीत ऐसे चलती रहेगी। एक प्रश्न पूछते हैं हम लोग विद्यार्थियों से। जी, आपका नाम? नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम इशिता शुक्ला है। इशिता शुक्ला जी सर। कहाँ से आप संबंध रखती हैं? सर लखनऊ। आप लखनऊ से हैं? जी सर। तहजीब वाले लोगों का शहर है लखनऊ। शुक्रिया। आपका प्रश्न? सर मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे हम देख रहे हैं हमेशा जनरेशन से, नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं जो हम कर रहे हैं वही बच्चे करें, और जैसे गवर्नमेंट हो गया, बिजनेस है तो बिजनेस, वरना डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्हें ऐसे कोर्सेज डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में पता है। तो आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज हैं और आप उसकी और ज़्यादा अवेयरनेस के लिए मतलब कैसे हेल्प कर रहे हैं? यानी कि ये सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल जाता है। शैक्षणिक संस्थान होने के साथ साथ हमारा एक फर्ज ये भी है कि हम जो स्टीरियोटाइप चल रहे हैं सोसाइटी में ना, उनको भी तोड़ते रहें। ये अक्सर ऐसा माना जाता है कि बहुत सेफ साइड है डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लेकिन FDDI जैसे संस्थान जो हैं, ये जो हमारी संस्था है, हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को इस बारे में भी बताते रहें कि और दूसरे क्षेत्रों में भी कैरियर है। पिछले कई सालों से जब से FDDI बना है या FDDI काम कर रहा है, तब से हम इस बारे में भी लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग के या प्रोडक्शन से रिलेटेड पाठ्यक्रमों के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाती जाए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं बखूबी इस काम में हमारी मदद कर रही हैं। हम लोगों तक ज़्यादा पहुंच पा रहे हैं, और आजकल तो वैसे भी सूचनाएं एक क्लिक पे सबके लिए। तो ये सूचनाओं का निरंतर जो प्रसार करते हुए हम अपने अगले विद्यार्थी के पास पहुंचते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अनन्या विज है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को अपने फ्यूचर में फुटवेयर मर्चेंडाइजिंग परस्यू करना है, तो FDDI मेरी किस तरह से इसमें हेल्प कर सकता है, और मुझे कौन सी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सकता है? गौरव जी, मर्चेंडाइज की बात आ गई है तो रिटेल मैनेजमेंट इसमें हावी होगी जवाब देने के लिए। अनन्या, डिज़ाइनिंग के बाद जब मैं कहता हूँ ना फुटवेयर डिज़ाइनिंग, हमारे यहाँ जो कोर्स अवेलेबल है हमारी संस्था में, तो मैं आपको सिर्फ डिज़ाइनर की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 3 तरीके से स्पेशलाइज कर रहा हूँ। उन 4 सालों में आप 3 तरह की स्पेशलाइजेशन लेते हैं। पहला तो आप डिज़ाइनिंग लेंगे, क्योंकि नाम फुटवेयर डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग के साथ साथ हम आपके मर्चेंडाइजिंग पे भी काम करेंगे, जहाँ पे हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बाइंग स्किल्स पे, रिटेलर्स की जो एक कम्युनिकेशन होती है यानी रिटेल कम्युनिकेशन, उस पर काम करेंगे, सो दैट कि जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको ईमेल राइटिंग, अपने जो टारगेट बायर्स हैं उनको खोजना, अपने टारगेट मार्केट, अपने टारगेट क्लाइंट्स को खोजना, ठीक है, हम इनको ये सिखाएंगे। और तीसरा जो स्पेशलाइजेशन हम देते हैं वो है प्रोडक्शन पे। तो जब हमारा बच्चा यहाँ से निकलता है 4 साल का कोर्स करके फुटवेयर डिज़ाइनिंग का, तो वो सिर्फ एक काम नहीं करेगा, वो मल्टीटास्कर बनेगा। और मल्टीटास्किंग का मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो मैं मर्चेंडाइजिंग भी करूंगा, मैं प्रोडक्शन भी करूंगा, और साथ ही डिजाइनिंग की स्किल्स तो मेरे पास हैं। तो एक तरीके से आप इनडिस्पेंसिबल होते हैं, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करने लगता है। सो हमारे जो बच्चे होते हैं ये 4 साल के बाद जब कोर्स खत्म होता है तो वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं, उनको जाके सिर्फ अपना काम शुरू करना होता है, क्योंकि वो वही काम 4 साल से सीख रहे होते हैं। मैं अगला प्रश्न के लिए किसके पास है, कौन क्वेश्चन कर? आप हैं? ठीक है जी, कीजिए बात।
नमस्कार सर, मेरा नाम अदिति ठाकुर है और मैं मोहाली पंजाब से हूँ। मोहाली पंजाब से। यस सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये जो लाइन है फुटवेयर की, ये प्रैक्टिकली नॉलेज से प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है, तो क्या कॉलेज में रहते रहते हमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा? क्या ये सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड है कि हमें, या फिर हमें प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा, इंडस्ट्री में ले जाया जाएगा, हमें उसके बारे में कुछ सिखाएंगे? सर मेरा प्रश्न ये है। जी रितेश जी। देखिए बच्चे, ऐसा है कि जो अब पढ़ाई हो रही है किसी भी संस्थान में, मैंने जैसा पहले भी कहा है, जैसा गौरव सर भी बता रहे हैं पहले भी, कि फोकस केवल इस बात पे नहीं है कि आपको डिग्री ले लेना है। आपकी वो डिग्री या 3-4 साल जो भी आपने पढ़ाई की है वो आपको कैसे, तो करिकुलम जो बनता है वो थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ बनता है। आप पहले उसको पढ़ते हैं, वोकेशनल टाइप के जो कोर्सेज, वो समझते हैं ना आप लोग, वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, पहले आप पढ़ाई करते हैं, उसको लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हैं, वो प्रोडक्ट आप खुद तैयार करते हैं, और फिर जो आपके अध्यापन कार्य के दौरान जो भी समय है उसमें ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको इंडस्ट्री में ले जाया जा सकता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप बेटर कर सकते हैं, वहां से भी आप सीखते हैं। रितेश जी, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है, इनके प्रश्न के साथ ही मिलता जुलता। मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इन स्टूडेंट से पूछा तो ये गांव का एक ही विद्यार्थी निकला, उसका प्रश्न पहले हो चुका था। जी, गांव के विद्यार्थियों तक आप अप्रोच करने के लिए किसी तरह की कोई स्कीम है आपके डिपार्टमेंट के पास? सर स्किल डेवलपमेंट है, हमारे ऑपरेटर ट्रेनिंग सेंटर। तो आप जाते हैं गांव वगैरह में, कोई सेमिनार्स वगैरह लगाते हैं या वर्कशॉप्स लगाते हैं? वर्कशॉप लगती हैं सर, छोटे छोटे 1-1 महीने के कोर्स चलते हैं। और आपको सबसे ज्यादा सहयोग गांव में किन से मिलता है, किन को अप्रोच करते हैं आप लोग? देखिए सर, सरकारी स्तर पे सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं, या जैसे कहीं पे ग्राम पंचायतें हैं, वहां से मिलते हैं, वहां से स्कूलों में, बेसिकली जो स्कूल में हमारे टारगेट ऑडियंस ज्यादा है, वहां हम उनसे मिलते हैं कि कौन बच्चा करना चाहता है। यानी कि मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगला प्रश्न किसी और विद्यार्थी से पूछूंगा जब तक कि माइक उसके पास जाता है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो गांव के लोग हैं, गांव के विद्यार्थी हैं, उन तक भी इन लोगों की बहुत बड़ी पहुँच है। और यहाँ पे एक और बात मैं ये, क्योंकि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इस अभियान में हम तब तक कामयाब पूरी तरह नहीं हो सकते जब तक कि गांव के लोगों की शमूलियत उसमें ना हो। तो मैं अपने दूरदर्शन के माध्यम से गांव के पंचों को, सरपंचों को और उन सभी स्कूलों के जो अध्यापक हैं और विद्यार्थी हैं जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि विश्व गुरु भारत को उस रास्ते पे हमने पहुंचना है, उस शिखर पे पहुंचना है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में शमूलियत करवानी है हम सभी की, और उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है जो वो कौन करेंगे, कौन है, कौन विद्यार्थी? जी आपका नाम? जी मेरा नाम दीक्षा गुप्ता है। आपका नाम? दीक्षा गुप्ता। दीक्षा गुप्ता, कहाँ से हैं आप? दीक्षा जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, दिल्ली से हो आप? यस। जी अपना प्रश्न कीजिए आप। जी मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मेरे फादर एक साड़ी रिटेलर है, तो आपका कॉलेज मेरे फादर और मेरे आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है? ये तो फिर दीपक जी, आप फैशन डिज़ाइनर हैं और आपकी फैकल्टी के साथ संबंध रखता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट टेक्नोलॉजी भी साथ में आ जाती है, क्योंकि 4th लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कहा जाता है, पता नहीं तीसरी, चौथी के 5वीं, 4th मानी गई है, 4th मानी जाती है कि वो प्रिंट टेक्नोलॉजी है। और प्रिंट टेक्नोलॉजी बिना फैशन डिजाइनिंग के तो कभी कामयाब और हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपसे रिलेटेड ये प्रश्न है। यस, ये पहले भी गौरव सर ने भी इसको थोड़ा सा आंसर किया है, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे डिज़ाइनिंग में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि आप ऑलरेडी डिज़ाइन ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो उस ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग दैट आपने सीखा कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है, आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो, आपको पता है। उसके बाद आगे क्या है कि आपका जो परिवार का ऑलरेडी एक उद्योग है या बिजनेस है, आप चाहते हो कि उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो विद द डिज़ाइनिंग। उसमें उसी के लिए हमारा है रिटेल डिपार्टमेंट, ठीक है, कि डिज़ाइन बन गया है और अब आपके पास ऑलरेडी आपका बिजनेस भी है, आपको उसको प्रमोट करना है। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। जैसे रिटेल डिपार्टमेंट, जब मैं सपोज आप MBA कर रहे हो आगे फैशन में या फैशन मैनेजमेंट में, उसमें क्या होगा, जो आपका ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास साड़ी है, आप उसको डिज़ाइन अच्छे से कर रहे हो, आप उसके बायर्स कहाँ से ला सकते हो, आपको उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। सो ये सब चीज़ें जो हमारा रिटेल डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलरली इन द MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फैशन को केटर करते हुए हम आपको सभी चीज़ें सिखाएंगे। और अलॉन्ग विद दैट कंसल्टेंसी इज ऑल्सो देयर,
तो जो हमारे रिटेल डिपार्टमेंट के सचिव हैं वो आपको और उसमें भी हेल्प करेंगे कि आप अपने ही जो बिजनेस है जो अभी सपोज एवरेज चल रहा है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। दीपक जी, जैसे भाषा में कहते हैं कि एक होता है भाषा विज्ञान जिसको हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं और एक साथ में होती है शैली विज्ञान जिसको हम स्टाइलिस्टिक बोलते हैं। तो आई थिंक इनका स्टाइल के साथ ज़्यादा संबंध रखता होगा क्योंकि साड़ियों का कारोबार तो है ही है उनका और उसके स्टाइल के किस किस तरह के कॉन्सेप्ट आप बनाकर दे सकते हैं, तो स्टाइलिस्टिक सिस्टम में जाना पड़ेगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न विद्यार्थी का वो किस और लेकर जाता है, हमारे प्रोग्राम की दिशा कैसे निर्धारित करेगा। अगला प्रश्न। हेलो सर, माय नेम इज़ दिव्यांश। सर मेरा सवाल ये है, जैसे स्टूडेंट्स को डिज़ाइनिंग में इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के टीचर्स ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हम इंस्पायर जल्दी और बाकी स्टूडेंट से बेहतर इंस्पायर हो सकें? यानी कि इंस्पिरेशन काफ़ी ज़रूरी है डिज़ाइनिंग के लिए। ये तो गौरव जी बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि आपके कॉर्पोरेट को भी आप हैंडल करते हैं, आप रिटेल को भी हैंडल करते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन भी आ जाता है और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल बात भी आती है, हम क्यों आए इसमें, है ना सर? मेरे ख्याल से दीपक सर ज्यादा फिट हैं इंस्पिरेशन बताने के लिए फुटवेयर। यस सर, कोई बात नहीं सर, आपसे बात सर जैसे इन्होंने बताया कि ये सभी के लिए होता है। आज के टाइम पे अगर आप कहीं पे भी जाओगे हर एक आदमी सोचता है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकता है जी, ठीक है, बट जो भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं या डिज़ाइनर्स होते हैं या पेंटर्स होते हैं, आप किसी भी आर्टिस्ट को ले लीजिए, उसके पीछे होती है उनकी इंस्पिरेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि इंस्पिरेशन कैसे लें, नेचुरल इंस्पिरेशन ले लें या मटेरियलिस्टिक इंस्पिरेशन ले लें या किसी थॉट प्रोसेस को एज अ इंस्पिरेशन ले लें, तो वो इंस्पिरेशन कैसे लेनी है। इसीलिए जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे इसमें हमारा प्रोग्राम है बी डिज़ाइन, उसमें जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको डिज़ाइनिंग का बेसिक, वो हम बोलते हैं उसको फाउंडेशन ईयर, तो उसमें आपको बेस बताया जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्पिरेशन हैं, कौन से टाइम पे आपको कैसी इंस्पिरेशन लेनी है। अंडरस्टैंड कि अगर आप मटेरियलिस्टिक इंस्पिरेशन लेते हो तो आप किस टाइप के डिज़ाइन के लिए उसको ले सकते हो, अगर आप नेचुरल इंस्पिरेशन ले रहे हो कौन से पर्टिकुलर टाइम के लिए, कौन से पर्टिकुलर ड्रेसेस के लिए, फुटवेयर के लिए वो इंस्पिरेशन अच्छी है। तो FDDI में ये आने का यही बेनिफिट है कि पहला ईयर आपका फाउंडेशन का होगा, जो भी आपके डिज़ाइन को लेके क्वेरीज हैं, जो उसका बेस है वो स्टूडेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है वेरी फर्स्ट ईयर, जो हम फाउंडेशन ईयर बोलते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको कह सकता हूँ अगर आपने फाउंडेशन ईयर किया होगा FDDI में, तब आपको इंस्पिरेशन में या मूड बोर्ड में या स्टाइल बोर्ड क्रिएट करने में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं है। दीपक जी चलते चलते एक और प्रश्न पूछते हैं हम अपने विद्यार्थी से। जी आप पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम मानव है, मैं पंचकुला से हूँ। मानव जी पंचकुला से। हाँ जी। मानव जी प्रश्न कीजिए। सर मैं मैनेजमेंट को परस्यू करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए मैनेजमेंट का मतलब है लीडरशिप या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो FDDI हमारी इसमें कैसे मदद कर सकता है? मानव, अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक तो इतने सारे प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि हम डिग्री तो पा लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक हमारे पास साधन होता है वो है कम्युनिकेशन। लीडरशिप एक स्किल है, वो स्किल डेवलप कराई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होता है उस स्किल के साथ। तो वो उस स्किल पे हम रेगुलरली काम करते हैं। मैं खुद FDDI में सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस लेता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेता हूँ, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता हूँ। तो दो अप्रोच होती हैं, एक तो कि मेरे पास सिलेबस है, मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिखा दूँ। दूसरा ये होता है कि मैं आपको उस लायक बनाऊं कि जब आप किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को मेल करें या जब आप बिजनेस रिलेटेड कोई ईमेल करें, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसमें आपको एक एडवांटेज रहे, आप औरों से अच्छे हों, औरों से ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी हो आपकी, और आप जो एड्रेस करें वो बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन बहुत छोटे कंसाइज फॉर्म में कर सकें। पर एक चीज़ इसमें यहाँ पे ये भी मैं देखता हूँ कि अमूमन तौर पे जब आप लोग रिटेल में जाते हैं तो आप लोगों का जो उठना बैठना ज़्यादा होता है वो दुकानदारों के साथ होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने तो इंस्टीट्यूट्स में कर दिया, तैयारी कर दी, आप लोग अपनी फॉर एग्जांपल आप अपना सेमिनार लगाना चाहते हो तो आप लोगों का संपर्क उन लोगों से होता है जो लोग ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। पहली बात तो आपने उनको मोटिवेट करना। क्या क्या समस्याएं आती है आपको, क्योंकि FDDI कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या का सामना भी कर रहा होता है, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं आपको सोसाइटी में। आपने एक कोर्स के बारे में लेके जाना, ज़्यादातर दौड़ लोगों की डॉक्टर्स बनने, मैं उनको बुरा नहीं कहता,
डॉक्टर्स इंजीनियर, हर बच्चे का शौक है कि मैं डॉक्टरी करूं, इंजीनियरिंग करूं या किसी और फील्ड में जाऊं। फुटवेयर जो ये जो चमड़े का सामान बनाने वाला जो उद्योग है या शूज़ बनाने वाला, इसके बारे में इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है। किस किस तरह के चैलेंजेस में आप तीनों से पूछता हूँ, तीनों बता सकते हैं 2-2 3-3 लाइनों में, समय कम है या कोई एक इसको एक्सप्लेन कर दें। मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट एंड पब्लिक रिलेशंस देख रहा हूँ, पंजाब में एज अ सोसाइटी लोगों का जो एक गोल रहता है, स्पेशली यंगस्टर्स का, कि हम पढ़ाई करेंगे एंड देन विल गो टू कनाडा या फिर कहीं और अब्रॉड में जी। तो अगर आपके पास एक रेलेवेंट स्किल होगी, यानी कि स्किल और एजुकेशन ड्रेन हो रहा है यहाँ से। हाँ, और FDDI अगर आप ऐसी किसी संस्था से डिजाइनिंग की डिग्री या कोई ऐसी स्किल डेवलपमेंट या स्किल बेस्ड डिग्री अगर आपके पास है, तो आपकी डिमांड और जो आपकी सैलरी वहां पे होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। रितेश जी से यही प्रश्न। रितेश जी, किस तरह रोक सकते हैं हम अपने विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, FDDI का क्या योगदान रहेगा इसमें? सर, स्टीरियोटाइप तोड़ना है। वही जो लोगों की एक सोच है ना कि 4 चीजें हैं, केवल हमको उन्हीं में से चुनना, हमें उनको ये बताना है, हमें उनको ये सिखाना है कि जो नई चीजें हैं, जो नए रास्ते हैं, वो भी आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। जी जी दीपक जी, मैंने इसलिए, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैंने एक लाइन ही उनसे लिया। आपसे भी 2-3 लाइनों में जवाब लूंगा। अट्रैक्शन जो है यूथ को वहां के कपड़ों की है, वहां के बने सामान की है, वहाँ के कलर कॉम्बिनेशन की है, और वहाँ जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो यूट्यूब में दिखाई दे या टीवी पे दिखाई दे, सबसे बड़ा जो है वो डिज़ाइनिंग है कि चीज़ किस तरह अट्रैक्ट करती है। आपका डिपार्टमेंट क्या योगदान डालेगा कि उस तरह के डिज़ाइन जो हमारे यंगस्टर चाहते हैं, जो बाहर की चीज़ों का एंजॉय करना चाहते हैं, वो यहाँ बैठ के करें? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, पहली बात, जितने भी हम फुटवेयर या गारमेंट्स देख रहे हैं, यूके में किसी ने पहना है या कनाडा में पहना है, 90% वो इंडिया, चाइना या बांग्लादेश में ही प्रोड्यूस होता है। जी, वो प्रोड्यूस सारा यहीं पे होता है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट महंगा है, वहाँ पे रॉ मटेरियल महंगा है, वो प्रोड्यूस यहीं पे होता है। डिज़ाइनर्स इंडिया के ही हैं जो उसको वहाँ पे बना रहे हैं। यानी कि यहाँ के जितने भी जो विद्यार्थी हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको लिए भी एक छोटा सा मैसेज है कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ, और जो आपको एजुकेशन के लिए माइग्रेट होना पड़ रहा है बाहर को, उसको रोक कर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल हों। और आप हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आए, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, आपका और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।